नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। अब यह बात वाज़ेह होती जा रही है कि तेलंगाना में मस्जिदें महफूज नहीं हैं। ना ही यहाँ पर कोई वाज़ेह फ़िरक़ावाराना माहौल है और ना ही तबक़ात के दरमियान कशमकश। लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की नाक के नीचे मस्जिदें गिरती जा रही हैं। इसकी क्या वजह है, शायद वही बेहतर तौर पर बता सकते हैं। तेलंगाना तहरीक में मुस्लिम अक़लियतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने लिए समाजी इंसाफ और बराबरी की तवक्को की थी। तालीम और रोज़गार में तरजीह तो दूर, अब उनसे उनकी इबादत गाहें भी छीनी जा रही हैं। ताज़ा तौर पर एयरपोर्ट के करीब शमशाबाद में एक और मस्जिद को मुनहदम करने का इंतज़ाम कर लिया गया है। इस सिलसिले में नाम नेहाद अक़लियती चेहरों से शायद दरपर्दा सौदा भी तय हो चुका है। इस खबर ने तेलंगाना में एक तरह से बेचैनी पैदा कर दी है। मस्जिदें गिराने की कार्रवाई तेलंगाना में काफ़ी अरसे से जारी है। कहीं मिली भगत का नाम, कहीं नई इमारत का नाम और कहीं नाम नेहाद अक़लियती कायदीन के जारी करदा लाइसेंसेस के ज़रिए से मस्जिदें गिराई जा रही हैं। ऐसे में अब शमशाबाद में ख़दीम मस्जिद को मुनहदम करने का इरादा किया जा रहा है, लेकिन मकामी अफराद ने गैरतमंदी दिखाई और इस कार्रवाई को रोक दिया। इसकी खुद की ज़ईफ़ी बयान कर रही, ये कितने सौ साल पुरानी है। तमिल में तुम्हारा क्या है? भाइयों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग आगे बढ़ के आइए। जिस तरह ये केसीआर हुकूमत, ये नाअहल हुकूमत हमारे मस्जिदों को एक के पीछे एक शहीद करते जा रही। अब तक का 4 मस्जिदें, एक आशुर खाना शहीद हो गया, एक खाना मस्जिद अंबरपेट पे शहीद हो गई। एक तवक्कुन दिए कि बोले इसको वापस उस जगह पे बनाएंगे। सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदा शहीद कर दिए, अभी तक उसके ऊपर कोई तवक्कुन नहीं है, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठ रही। वक्फ बोर्ड उसके ऊपर खामोश है। अब आज 3 सितंबर 2020 को यहाँ पे एक कब्रस्तान और एक 400 साल पुरानी मस्जिद नूरी यहाँ पे आज जेसीबी खड़ा हुआ है शहीद करने के लिए। क्या है केसीआर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपके हुकूमत में आप क्या बताना चाह रहे? आप मुसलमानों को आखिर इतना कितना दबाएंगे जो हमारे इबादत गाहों को, इबादत घरों को आप लोग तोड़ के नस्तानाबूद करते जा रहे? ऐसा नहीं चल सकता। मेरी सारे मुसलमानों से अपील है, ये वक्त है आगे। मस्जिद नूरी जो 400 साल कदीम मस्जिद है, तकरीबन आज से 18 साल पहले से जो है रोड वेंडिंग में जो जाति बोल के हमको तंग कर रहे थे। बीच में हम जो है सो कार्रवाई करके उसको रुका है, लेकिन एक हफ्ते भर फिर हमारे पीछे जो है सो जो मुकामी जो है सो MIM के जो इंचार्ज है रहमत बेग साहब, उन्होंने आके बोले कि मैंने ये ज़मीन जो है सो दे देने का है, सामने की खुली ज़मीन भी दे दो, पीछे की ज़मीन दे दो बोल के बोले।
मैं बोला भाई ये हम नहीं दे सकते, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे बाप की जागीर नहीं है, आपको जो भी लेना है जाके वक्फ बोर्ड से पूछ कर लो। बोलते नहीं वक्फ बोर्ड से जो बातचीत हो गई। तो आज हम वक्फ बोर्ड को जाके जो ऐसा सलीम साहब से पूछे तो सलीम साहब बोले ना बिल्कुल गलत बात है, कोई बात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई, किसी भी सूरत पे जो है सो हम एक गज ज़मीन किसी को दे भी नहीं सकते, हम भी वहाँ पर आके कुछ नहीं कर सकते। मस्जिद की जगह मस्जिद रहेंगी, उसी की ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता बोल के बोले। क्या बातचीत होगी बोले? आपको वक्फ बोर्ड से बातचीत क्या हुई बोले? वक्फ बोर्ड से तो बातचीत नहीं हुई बोल के बोले। वो हम बोले कि नहीं, बोले आपस में समझौता कर लिए, हम बोल लिए भाई एक पीछे की ज़मीन खुली है ये दे दो बोले बोल के आपस में बोल लिए बोल के। वक्फ बोर्ड और रहमत बेग साहब नहीं, हमारे सदर एमपी साहब और सलीम साहब दोनों मिलके बात कर लेके मेरे को भेजे तो मैं आया। हाँ, तो आप जो है सो ज़रा यहाँ ठहरे तो ये हम काम कर लेते। तो हम बोले हम यहाँ ठहरने को हमारे कुछ भी नहीं है, हमारी हैसियत एक चौकीदार की जैसी है, समझे ना, हम नहीं कर सकते बोल के आज जो है सो वक्फ बोर्ड को गए तो सलीम साहब बोले बिल्कुल गलत है, कुछ भी बातचीत नहीं हुई। और वो सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत को लेकर रियासत भर में एहतजाज जारी है। कांग्रेस पार्टी के अखिलती डिपार्टमेंट के जानिब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत पर अलामती एहतजाजी धरना आज मुनक़िद किया गया, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस पार्टी अखिलती डिपार्टमेंट के सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल, हैदराबाद सिटी कांग्रेस पार्टी के सदर अंजन कुमार यादव, टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, फेरोज़ खान और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इन कायदीन ने मांग की कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और तमाम अरकान अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि 55 दिन गुजर जाने के बावजूद भी बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई मुकदमा दर्ज करवाया। वक्फ बोर्ड की खामोशी मायने ख़ाइज है। कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड और उसके अरकान के खिलाफ एबिट्स पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई। कांग्रेस कायदीन ने बताया कि 150 दरखास्तें देने के बावजूद भी सैफाबाद पुलिस स्टेशन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मस्जिद की शहादत के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया। आदरी भाई थोड़ा टर्न हो जाइए। सारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान के अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग आज हमारी 2 मस्जिद शहीद होकर 55 दिन हो गए, मगर ये लोग बिल्कुल खामोश है। इनकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं है, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। जबकि ये जो लैंड जिसके ऊपर सेक्रेटेरिएट के अंदर मस्जिद बनी हुई थी, ये मस्जिद की ज़मीन प्योर वक्फ बोर्ड लैंड थी, जिसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है। गवर्नमेंट ये ज़मीन वक्फ बोर्ड से एक्विजिट करना चाहिए और वक्फ बोर्ड के परमिशन के बाद ये ज़मीन के ऊपर कोई काम हो सकता, मगर बिना किसी परमिशन के ये ज़मीन टीआरएस हुकूमत अपने कब्जे में लेके पहले तो बोली कि सीएम साहब का एक जब ये मस्जिद जब गिरी तो बोले एक मलबा गिरने की वजह से ये मस्जिद थोड़ी सी डैमेज हो गई, मगर बाद में कोर्ट में एक एफिडेविट कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट का लीडर एक एफिडेविट डालता है और ये बोलता है कि ये सारी मस्जिद शहीद हो गई और पूरी मस्जिद ज़मीन दोज़ हो गई, पर उसके बाद भी वक्फ बोर्ड का कोई एक्शन नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड इदारा रह के क्या फ़ायदा है? हमारा मुतालिबा है कि सारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान इमीडिएटली रेजिग्नेशन दीजिए और सारे मुसलमानों से मेरा ये मुतालिबा है कि इस कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से वक्फ बोर्ड के पास एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट के अंदर जो 2 मस्जिदों को शहीद किया गया था, उसके ऊपर सैफाबाद पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करने के लिए तकरीबन 150 एप्लीकेशंस दिए गए, लेकिन वहाँ से अब तक कोई केस की अपडेट हमारे पास नहीं है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड है जिसको कस्टोडियन बनाया गया है, कब्रस्तान और मस्जिदों के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ है, उसको केयर टेकर करने के लिए, यानी उसकी हिफाजत करने के लिए, लेकिन 55 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आज तक जो है वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज जो है तेलंगाना के पूरे मुसलमान वक्फ बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या फिर दूसरे ऑफिशियल्स हो, वो अपनी खामोशी इख्तियार करते आ रहे हैं।
उनको चाहिए था कि जो है एक गजट के अंदर जो मस्जिद है, जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मस्जिद है, जो ऑलरेडी गजट में है, जिसको 132 साला मस्जिद जो है, जो कुतुब शाह मुख्यमंत्री बोलते ऊपर से एक मलबा गिरा, मस्जिद डैमेज हुई, और उसके बाद में 4 दिन के बाद एडवोकेट जनरल कोर्ट में बोलते डेमोलिश हो गई। मेरे को एक बात समझाओ मुख्यमंत्री साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, और ये बेवकूफ सलीम, 2 मस्जिदा एक मंदिर एक ही टाइम डेमोलिश कैसा होती? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वक्फ बोर्ड हैंड इन ग्लव्स नहीं है। वहां पे हम सैफाबाद में कंप्लेंट दिए, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, आरएनबी के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, जीएडी के ऊपर। अरे साहब, एक जानवर मरता तो आप एफआईआर लॉन्च करते। एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है। मस्जिद शहीद हो गई, कौड़ो मुसलमान आज चीख रही, एफआईआर इशू करो। सैफाबाद पुलिस स्टेशन एफआईआर इशू नहीं करता। अब हम हैबिट्स पुलिस स्टेशन जा रहे इन लोगों के ऊपर केस डालने को, क्योंकि इन लोगों का रहना बेकार है। इनकी कमेटी जो नौकरी नहीं कर रही, अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, उन्होंने रहना नहीं तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कई और सियासी और मजहबी जमातें और दूसरी तंजीमें भी सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के इंहदाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस इंहदाम के खिलाफ दस्तखती मुहिम और जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। तो पॉलिटिकल जो लोग पैचअप हैं, जो अलाई हैं गवर्नमेंट के, वो चाहते थे कि ये इशू ख़त्म हो जाए, लेकिन अब ये है कि ये इशू पूरा स्टेट वाइड इशू हो चुका है और अब ये इशू को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना गेम खेलकर ख़त्म नहीं कर सकती। तो अब जो समझिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ लोग रहे हैं या हैं, तो वो अभी आवाज़ उठाने में डर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी को उनको फेस करना है। और इस वक्त सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन सोशल मीडिया में लोग चला रहे हैं कि ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये बिरयानी के लोग हैं, ये सीएम के पास बिरयानी खाकर अपनी आवाज़ को दबा लिए हैं। ये बातें सोशल मीडिया पे कही जा रही हैं। बहरहाल मस्जिद का मसला ईमान का मसला है। हैरत की बात है कि एक केसीआर साहब की हिम्मत कैसा हुई बताइए आप मस्जिद तोड़ने का। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई, वहाँ पर गुजरात में मस्जिदा नहीं तोड़ा उन्हें, चीफ मिनिस्टर रहते हुए। यहाँ पर एक टीआरएस की गवर्नमेंट, सेकुलर गवर्नमेंट, नंबर 1 सीएम, इसकी कैसा हिम्मत हुई समझ में नहीं आ रहा हमारे को। हमारे लोगों की कमज़ोरी है जो कि इसकी हिम्मत बढ़ गई है सीएम की ये तोड़ने के लिए। केटीआर साहब छोटे मोटे मामले पे ट्वीट करते, आशिकी चलती असदुद्दीन ओवैसी की केटीआर की दोनों पे, उनको ट्वीट करते, इनको ट्वीट चलता दोनों का। कहाँ पर है केटीआर साहब? MNUD के मिनिस्टर है केटीआर। ये MNUD म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, इनका डिपार्टमेंट ही तोड़ा जाके वो मस्जिदों को, उसके खिलाफ में कोई मुहिम नहीं चला रही। बड़े हैरत की बात है, हमारे अक़लियती कायदीन जो है टीआरएस के, मैं कई ज़माने से अक़लियती कायदीन को देख रहा हूँ, हर जमात में देखा, कांग्रेस में देखा, टीआरएस में देख रहा हूँ, बीजेपी के भी अक़लियती कुछ तो ज़बान है। ये कांग्रेस में कभी मुसलमानों पे जुल्म होता उठ के ठहर जाते थे। मोहम्मद, आपको याद होगा पिछले साल एक खाना मस्जिद भी शहीद की गई थी। उस वक्त भी शदीद एहतजाज किया गया था। MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मामले को असेंबली में उठाया भी था और ख़ुद एतराफ़ भी किया था कि हुकूमत मस्जिद की दोबारा तामीर करने के वादे को पूरा नहीं कर रही है। ये बात भी याद दिलाना चाहता हूं कि अंबरपेट में एक खाना मस्जिद को रोड की वाइडनिंग के नाम पर शहीद किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, मुझसे बोला था कि अकबर साहब हम बनाएंगे मस्जिद को, लेकिन आज तक भी एक खाना मस्जिद की तामीर नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं और मुतालबा करता हूं कि उस एक खाना मस्जिद की मस्जिद की तामीर का काम का जल्द अज जल्द आप आगाज करें। मैं ये भी हुकूमत से कहूंगा, इस लापरवाही के लिए मुसलमान हुकूमत पर भी इल्जाम। इसके बाद खुद वजीर आला ने तयख्खुन दिया था कि एक खाना मस्जिद फिर वहीं तामीर की जाएगी।
लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। बाद में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने वाज़े कर दिया कि एक खाना मस्जिद उसी मकाम पर तामीर नहीं की जा सकती क्योंकि वो मास्टर प्लान में आ चुकी है। हमें भी तकलीफ है, हमारे सीएम साहब को भी तकलीफ हमारे सीएम साहब को भी तकलीफ है, क्योंकि हिंदुस्तान में नंबर 1 सेकुलर सीएम अगर कोई है तो केसीआर साहब है। आज ही मैं जीएसएम कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के सीईओ और कलेक्टर से बात किया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर बिल्कुल पड़ोस में, चूँकि वो मास्टर प्लान में आ रही, पड़ोस में जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन अवेलेबल रहेगी या म्यूनिसिपल की डिपार्टमेंट की ज़मीन अवेलेबल रहेगी, अच्छी बड़ी ज़मीन देकर वहाँ अच्छी से अच्छी मस्जिद तामीर। वादा खिलाफी करना रियासती हुकूमत की आदत बन चुकी है, लेकिन अब भी सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि हुकूमत पर भरोसा कीजिए। हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया था, इंशाअल्लाह ताला दोबारा उसी मुकाम पर वो मस्जिदें तामीर होंगी इंशाअल्लाह ताला। सी ब्लॉक में मस्जिद थी, डी ब्लॉक में मस्जिद थी, उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें तामीर होंगी। मैं आज ये भी बात बताना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आखिरकार केसीआर किनको खुश करने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं? आखिर वो क्यों सिर्फ मस्जिदों के दर पे हैं? क्या वो किसी दूसरे तबके की इबादत गाहों को इसी तरह मुनहदम कर देंगे? वज़ीर आला अपनी साफ उर्दू निज़ाम दौरे हुकूमत की तारीफ 12% तहफ़्फ़ुज़ात के खुशनुमा वादे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा है? क्या वो अक़लियतों की दिल आज़ारी से काफ़ी खुश होते हैं? ये सवाल सबको बेचैन कर रहे हैं। ना ही 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, ना तेलंगाना में अक़लियतों को वो मकाम और मर्तबा मिला जिसका वादा किया गया, और अब उस पर उनकी इबादत गाहें भी महफूज नहीं। तो इस तरह तेलंगाना का क़याम बेमायने होकर रह गया। खाना मस्जिद, इससे पहले 1 महीने पहले आशूर खाना, ये शहीद होते जा रहे। अरे बस सीएम आप और आपके कुछ मजहबी जमात के साथियां जो आपके साथ हैं, केसीआर की वोट देने के लिए अपील करे थे, आज बिल्कुल खामोश है। पहले तो ढोल बजाए, अब जैसा ही नौजवानों का रिएक्शन देखने के बाद हल्लू बोल रहे नहीं हमें कबूल नहीं है, वही बना के दीजिए, खाली एक बयान दे दिए तो खत्म हो गया आपका। अब जो केसीआर ने मैप दिया है, अप्रूव मैप दिया है, उसके अंदर कहीं मस्जिद है ना मंदिर है, रोड के बाहर यानी चौदीवारी के बाहर उन्होंने एक जगह दिया है, वहां मस्जिद बनेगी, पेट्रोल पंप है और फायर स्टेशन है और मार्केट है एक तरफ, दूसरी तरफ मंदिर है। मगर कहाँ? सेक्रेटेरिएट के अहाते में नहीं, सेक्रेटेरिएट के अहाते के बाजू में 2 बड़े चारों तरफ से रोडे हैं, वो रोड पे दिया गया। तो सेक्रेटेरिएट का अमला बाहर जाएगा, नमाज पढ़ेगा, फिर वापस आएगा। तो जब हमारा इस्लाम में ये कह रहे हैं कि सोने की मस्जिद बनाए तो हमें काबिल कबूल नहीं है, जो जिस जगह पे शहीद किए वहां नहीं बनाकर आप कह रहे हैं कि मैं कहीं और जगह बताऊंगा। अगर इस बात को हम मान लेंगे तो मैं बता रहा हूं कि हजारों मस्जिदें हमारे जो दरगाह शरीफ के जो सड़कों के अतराफ में वर्डिंग में है, बेहिसाब तोड़ देंगे लोग। बोलेंगे ठीक है, मस्जिद के बजाय मस्जिद बना के दे रहे हैं आपकी, ये तो पुरानी मस्जिद है, हम आपको आलिशान 2 करोड़ की 5 करोड़ की देंगे। बिल्डर आप पूरे यही बोलेंगे अरे यहाँ से हटाओ, ये हमारे को रास्ता अड़ा रहा, आपको इससे बेहतरीन मस्जिद बाजू में देंगे। तो इस तरीके से आपके कई 100 मसाजिद जाने का अंदेशा है कि अगर एक दफा इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि केसीआर के जाल में फंसकर अगर ये उलमा उनके लालच में आकर उनसे कुछ उम्मीद रख नहीं सकते। केसीआर का ताल्लुक जहाँ तक है कि पूरा जो है वबा से जब हैदराबाद बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, और दुनिया वाले जो है हर कंट्री वाले अपने अपने शहरी को बचाने के लिए किस तरीके से कोशिश करना है, पूरी कोशिश कर रहा है। बदकिस्मती से हमारा जो है ना प्राइम मिनिस्टर हमारी आवाम के बारे में सोच रहा है, ना केसीआर साहब सोच रहे। मरने के लिए हम सब कुछ छोड़ दिए। अब रहा सवाल ऐसी वबा के टाइम पे जब लोग अपने घर में परेशान हैं, किसी के अजीज़ बीमार है, किसी के घर में कोई गुज़र गए, सब किसी ना किसी वजह से हर घर में कोई ना कोई देखिए परेशान है। ऐसे माहौल में लोग जबकि सेहत का मामला लेकर परेशान है, ऐसे में उनकी मजहबी मामले पे जब आप
इस तरीके से वार करेंगे, उनके फेथ को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इससे समझ में आता है कि आपकी सोच किस तरीके से है। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जब एक बादशाह दूसरे मुल्क पर जब कब्ज़ा करता तो सबसे पहले वहाँ की मजहबी निशानात को मिटा देता। पहले एक खाना मस्जिद, फिर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और इसके अलावा कई और मकामात पर मस्जिदों और आशूर खानों को नुकसान पहुंचाया गया। और अब एक और मस्जिद पर हुकूमत की नज़र है। टीआरएस हुकूमत ने वादा किया था कि तेलंगाना के क़याम के बाद वक्फ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात दिए जाएंगे, लेकिन अवाम ने देखा कि हुकूमत ने रातों रात अचानक वक्फ बोर्ड पर धावा बोला और तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिए। इस धावे का क्या मतलब था और किस लिए किया गया था, ना हुकूमत के पास इसका कोई जवाब है और ना ही वो जवाब देना चाहती है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि अवाम हुकूमत की इन कार्रवाइयों को अच्छी नज़र से नहीं देखती। चलिए अब रुख करते हैं कुछ और ख़बरों पर। सबसे पहले बात कोरोना की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,62,47,509 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,84,98,514 मरीज़ ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,68,633 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस की रैपिड टेस्टिंग के लिए 50 करोड़ यूरो यानी करीब 4,872 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। वज़ीर सेहत मैट हैंकॉक ने जुमेरात को कहा कि ब्रिटेन में अभी भी टेस्टिंग की ज़रूरत थी और हुकूमत ने जिन इलाकों में ज़्यादा मामले थे वहां तेज़ी से टेस्टिंग शुरू की है। उन्होंने कहा कि हर जगह टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, अगर कोई सेंटर भी नहीं आ सकता तो उसके घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। ब्रिटेन में अब तक इन्फेक्शन के 3,38,000 से ज़्यादा मामले और 41,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारी साबित हो रही है। अकेले विक्टोरिया में ही चारशंबे के रोज़ 113 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 15 लोगों की मौत हो गई। हुकूमत अब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वे करा रही है कि किन शहरों के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जहां इन्फेक्शन तेज़ी से फैला है, वहां सख्त इंतजामात किए जाएंगे। इसी दौरान खबर आ रही है कि चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। चारशंबे के रोज़ जुमला 11 अफराद मुतासिर पाए गए थे। इसके पहले 8 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक बयान में बताया कि सभी मरीज़ ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों से चीन आए हैं। एक बयान में कहा गया था कि 18 दिनों से कोई लोकल केस नहीं मिला। माफ़ कीजिएगा, अब पहले हम बात करते हैं मुल्क में कोरोना केसेस की। मुल्क में कोरोना की वबा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार इन्फेक्शन के 83,000 से ज़्यादा नए मामला सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद 38,53,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसी अरसे के दौरान 68,000 से ज़्यादा अफराद भी सेहतमंद हो गए हैं। जुमेरात को मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 83,883 नए मामलात के साथ मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 38,53,407 हो गई है। कोरोना इन्फेक्शन की तादाद में ये इजाफा दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में दर्ज सबसे ज़्यादा तादाद है। इससे पहले भी सबसे ज़्यादा यौमिया 68,761 का इजाफा 29 अगस्त को हिंदुस्तान में हुआ था। पिछले 24 घंटों के दौरान 68,584 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिससे कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 29,70,493 हो गई है। सेहतयाब होने वालों के मुकाबले नए मामला ज़्यादा होने की वजह से मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 8,15,538 हो चुकी है। मुल्क में सिर्फ 11 रियासतों और मरकज़ी इलाकों में अरसे के दौरान मरीज़ों की तादाद कम हुई है और इसी अरसे के दौरान 1,043 अमवात के साथ मरने वालों की मजमूई तादाद 67,376 हो गई है। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद या उनकी जो शरह है वो 21.16% है। सेहतयाब होने वालों का यानी रिकवरी रेट 77.09% है, जबकि अमवात की शरह 1.75% है।
रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2817 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,33,406 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 856 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 452 केसेस दर्ज हुए हैं। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर तजुर्बेकार अदाकार दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का इंतकाल हो गया। 92 साला एहसान खान कोरोना वायरस से मुतासिर थे और गुज़िश्ता कई दिनों से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में दाखिल थे। एहसान खान इमराज क़ल्ब, हाई ब्लड प्रेशर और अल्जाइमर से भी मुतासिर थे। चारशंबे की रात तकरीबन 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। लीलावती हॉस्पिटल से ताख़ीर शब जारी बुलेटिन में एहसान खान के इंतकाल की खबर दी गई। 21 अगस्त को ही दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई असलम खान का 88 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था। वो भी कोरोना से मुतासिर थे और लीलावती हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हुआ था। दुनिया के दीगर बहुत से ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान आलमी पैमाने पर कोविड-19 बीमारी की सबसे कम शरह अमवात यानी फैटेलिटी रेट वाले मुल्कों में से एक है। आलमी सतह पर आज की तारीख में 3.3% की शरह अमवात है, जबकि हिंदुस्तान में ये शरह 1.76% है। हिंदुस्तान में फ़ी मिलियन आबादी पर अमवात दुनिया भर में सबसे कम में से एक है। एक जानिब आलमी पैमाने पर फ़ी मिलियन यानी हर 10 लाख की आबादी पर 110 अमवात का औसत है, जबकि हिंदुस्तान में ये औसत फ़ी मिलियन आबादी पर 48 अमवात का है। ब्राज़ील और बरतानिया में ये औसत बिलतरतीब 12 और 13 गुना ज़्यादा है। कोविड इंतज़ामिया और जवाबदेही की पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर मरकज़ी हुकूमत न सिर्फ कोविड से मुतालिक अमवात को रोकने की कोशिश कर रही है, बल्कि कोविड से बहुत ज़्यादा मुतासिर और नाजुक हालत के मरीज़ों को मियारी तिब्बी देखभाल फराहम करके ज़िंदगी बचाने और शरह अमवात को कम करने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रही है। मरकज़ी और रियासती निज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की सरकारों की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क भर में सेहत सहूलियात को मरबूत और मुस्तहकम किया जा सका है। कोविड के मखसूस हॉस्पिटल मियारी तिब्बी देखभाल फराहम कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत ने क्लिनिक जाती इलाज के प्रोटोकॉल में शामिल देखभाल के मियारात के रहनुमाना खतूत को भी जारी किया। शरह अमवात को कम करने के लिए नाजुक हालत के मरीज़ों के क्लिनिक जाती इंतज़ामिया ने डॉक्टरों की सलाहियत को मुस्तहकम करने के लिए काफ़ी इस सिलसिले में काम किया। इसी वजह से हिंदुस्तान का जो शरह अमवात है वो दीगर ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है। यहाँ 49 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि विश्व का जो औसत है वो 111 है। अन्य देशों में ये 500-600 पर मिलियन पॉपुलेशन भी। अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में दुनिया के अहम पॉलिसी साज़ों ने 2030 तक तमाम स्कूल्स और कम्युनिटीज़ को इंटरनेट से जोड़ने का आज़म ज़ाहिर किया। इन पॉलिसी साज़ों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुमेरात को हुए एक इजलास में दुनिया के 3.5 अरब बच्चों और नौजवानों को आलमी सतह के डिजिटल वसाइल, फासिलाती तालीम और हुनर के ज़रिए मियारी तालीम पहुँचाने का आज़म किया। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, रवांडा जमहूरिया के सदर पॉल कागमे और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस फोरम में जो डिस्कशन हुए, आलमी बैंक के सदर डेविड मलपास भी उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। उन्होंने ये तय किया कि इंटरनेट को सभी नौजवानों और बच्चों तक बहुत जल्द पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मशरक़ी लद्दाख में ताज़ा वाक़यात की इत्तला देने के एक दिन बाद फ़ौज के सरबराह जनरल मुकुंद नरवणे ने आज खुद फ़ौजी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। मशरक़ी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ करीब 4 महीने से जारी तातुल के दौरान पिछले हफ्ते एक बार फिर तनाव बढ़ गया, क्योंकि चीन ने पियोंग झील के जुनूबी किनारे के नज़दीक एक बार फिर दोनों फरीकों के इत्तेफाक की खिलाफ वर्जी करते हुए सूरत हाल को बदलने की कोशिश की। हिंदुस्तानी फ़ौज ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया और इस इलाके में अपना मौक़िफ़ मजबूत करते हुए स्ट्रैटेजिक अहमियत के ऊंचाइयों वाले इलाकों पर डेरा डाल दिया। इसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। फ़ौज के ज़राए के मुताबिक फ़ौज के सरबराह आज सुबह लद्दाख पहुँचे, जहाँ वो सीनियर अफसरों के साथ फ़ौज के ज़रिए की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।